नमस्कार, बायजूस आईएएस के हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग दैनिक क्विज, यह जो है आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि इसमें जो खबरें होती हैं द हिंदू समाचार पत्र पीआईबी से ली गई हैं और वह जो है आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपकी यह मदद कर सकती हैं। तो आज हम लोग 10 मई के द हिंदू और पीआईबी के समाचार पत्रों से इन प्रश्नों को लिया है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज पहला प्रश्न है पर्सनालिटी पे, कह सकते हैं यानी व्यक्तित्व पर। क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं तो विभिन्न प्रकार की पर्सनालिटी, ऐतिहासिक पर्सनालिटियों को भी आपको बनाना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। तो जैसे आज यह प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध। तो अब इसमें देखिए कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है कि वे 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरा है उन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तीसरा है उन्होंने मराठी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। तो अब यहां पर प्रश्न बनता है, अगर आप गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते होंगे तभी इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। तो यहां पर दे रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें उत्तर जो दिया गया है आपका एक और दो सही है। चूंकि उन्होंने इसे अंग्रेजी में, यह जो साप्ताहिक समाचार पत्र है द हितवाद, इसे उन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशित किया था, अंग्रेजी में शुरुआत की थी। क्योंकि अब देखिए इनको याद करने का आसान तरीका है, क्योंकि मराठी थे तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मराठी है, इसको सही कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि वो पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े अनुयायी थे। पाश्चात्य शिक्षा वह बहुत ही बड़े पैरोकार थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी का यहीं पर विचार उनसे भिन्न हो जाता था। तो यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी इवन वह जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। उन्हें जो है मुस्लिम गोखले कहा जाता था, जिन्ना साहब। ऐसा कहा जाता है कि अगर गोखले साहब जिंदा होते तो जिन्ना इस तरह की हरकत नहीं करते जो लास्ट में उन्होंने भारत बंटवारे की बात को लेकर अड़ गए थे। तो यह जो है महत्वपूर्ण, काफी उदारवादी व्यक्तित्व थे। तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्होंने कहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर उन्होंने शत शत नमन किया है। तो अब देखिए ये चर्चा में आ गए, तो इस वजह से इस प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को हुआ था, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, और मृत्यु उनकी 1915 में, यानी बहुत ही कम 48-49 वर्ष ही जीवित रहे। लेकिन आज इनका इतिहास में नाम अमर है। तो दोस्तों, यह राणा डे के शिष्य, अब देखिए यह राणा एमजी राणा डे के शिष्य थे और इनके शिष्य कौन है? महात्मा गांधी। ऐसे क्रम से याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह जो है चितपावन ब्राह्मण परिवार से थे और 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी। एमजी राणा डे के शिष्य के तौर पर उन्होंने इनको राह दिखाई। इवन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी यह संबंधित थे और 1894 में आयरलैंड जाने के बाद गोखले अल्फ्रेड वेब से मिले और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए राजी हो गए। और इसी वर्ष गोखले और बाल गंगाधर तिलक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि वो लोग एक तरह से देखा जाए जो बाल गंगाधर तिलक और गोखले में दोनों में समानताएं असमानताएं थी। समानताएं क्या थी? दोनों ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों गणित के प्रोफेसर थे, हाँ, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े थे, एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़े थे। अब जो है ये कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस में दोनों के विचार अलग हो गए। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी व्यक्तित्व हुआ करते थे। वह भारत को स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन अभी वह भारत को, मतलब उसके विकास, उसकी शिक्षा, इन क्षेत्रों पर योगदान देना चाहते थे और वह जो है स्वायत्त राज्य की मांग कर रहे थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वह अनुनय विनय से नहीं, वह स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यहीं पर इन दोनों के विचार विभिन्न, मतलब अलग हो जाते हैं। और यही कारण है कि 1906 के यानी 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और उसके बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में, यानी 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें अलग हो गई। तो जो
1907 का सूरत अधिवेशन था। अब जो है कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के जो नेता हुआ करते थे बाल पाल लाल, यानी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये गरम दल के या उग्रवादी दल के नेता जो थे, यह लोग जो है गरम दल के व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे। जबकि उदारवादी व्यक्तित्व उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब काफी चर्चित, दादा भाई नौरोजी, ये लोग सब, केटी शाह, फिरोज शाह मेहता, ये सब उदारवादी व्यक्तित्व हुआ करते थे। तो यह जो है इस तरह से दो गुटों में कांग्रेस बदल गया। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले 1899 में बंबई विधानसभा, 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के निर्वाचित हुए थे सदस्य, और 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एमजी रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी यह जुड़े हुए थे। एमजी रानाडे के साथ वह कार्य, वो कह रहे थे कि उनकी अनुपस्थिति में वह कोई कार्य कर ही नहीं सकते, वह इतने बड़े अनुयायी थे एमजी रानाडे के। और 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की उन्होंने स्थापना भी कर दी, और इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद भी शुरू किया था। और दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना कांग्रेस के अधिवेशन 1905 के बाद ही 1905 में उन्होंने इसको कर दी थी। और यह महात्मा गांधी और जिन्ना, यानी 1912 में महात्मा गांधी ने इनको साउथ अफ्रीका बुलाया, और यह इस तरह से महात्मा गांधी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किए, और अपनी आत्मकथा में इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बताया। इसके साथ साथ जिन्ना के भी वह गुरु माने जाते थे, और इस तरह से गोखले भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता था। वित्तीय मामलों में बहुत तर्कपूर्ण विवरण देते थे। ग्लैडस्टोन, याद रखना, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हैं। और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती भाषा में एक पुस्तक भी लिखी है। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, धर्मात्मा गोखले। तो ये इतने पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, और भी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न में। धर्मात्मा गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई गोपाल कृष्ण गोखले को श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई पुस्तक थी। यहीं पर ये गलत हो जाता है। अगर ऊपर हम लोग ठीक से पढ़े होंगे, महात्मा गांधी ने लिखी थी, और यह संस्कृत में भी नहीं लिखी गई है, यह गुजराती में लिखी गई है। ध्यान रखेंगे। तो यह दोनों कह रहा है ना, कौन से गलत हैं, तो दोनों गलत हो गए, तो आंसर सी होगा। याद रखेंगे दोस्तों। और महात्मा गांधी ने गोखले के बारे में कहा भी था कि जी के गोपाल कृष्ण गोखले क्रिस्टल की तरह साफ हैं, एक मेमने की तरह दयालु थे, और एक शेर की तरह साहसी थे। जब 1915 और इस राजनीतिक हालात के एक आदर्श पुरुष थे। और दोस्तों, जब 1915 में इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद 1916 में फिर कांग्रेस, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब एक मंच पर आए 1916 के लखनऊ समझौते के तहत। याद है ना, अंबिका चरण मजूमदार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और दोस्तों, तब बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि महाराष्ट्र का रत्न नूर चला गया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में। अब बढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन, ये भी व्यक्तित्व से ही प्रश्न आ गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अब कह रहा है कौन सा गलत है, ये भी पॉइंट जरूर ध्यान रखा करिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एकदम सत्य कथन है। 1874 में टैगोर की कविता अभिलाष को तत्वबोधनी नामक पत्रिका में गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। ये भी कथन सत्य है। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। यहीं पर गलत हो जाता है। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह भी एकदम सही है, अतः आंसर सी होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका भी 160वीं जयंती थी। इनकी जयंती 7 मई 1861 में ये पैदा हुए थे। हालांकि बंगाल का जो कैलेंडर है उसके आधार पर ये 8 या 9 मई को होता है, इसीलिए 9 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनके लिए भी गुरुदेव इनको कहा जाता था। महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कहा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा, मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को जन्म हुआ था, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता, इवन एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, और एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, यानी भारत का राष्ट्रगान जन
जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। और दोस्तों 1913 में जैसा कि काव्य रचना गीतांजलि के लिए इनको मिला और 1915 में नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा। और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने यह उपाधि लौटाई थी, न कि 1905 के बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करता था, याद रखें, उससे काफी नाराज हुआ रहा करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इवन गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इनको जो है लॉर्ड कर्जन को जो है औरंगजेब से तुलना कर दी थी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 2020 में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के लिए किया गया था, यानी FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यह 2010 में यह बनाया गया था, फिर उसके बाद 2020 में इसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें दिया गया है विदेशी अंशदान को केवल भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बैंक द्वारा FCRA खाते के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया है। एकदम सत्य कथन है, ये 2020 में संशोधन किया गया कि अब दिल्ली में ही शाखा खोली जा सकती है। हालांकि कहीं से भी रहकर आप खोल सकते हैं शाखा, लेकिन दिल्ली में ही पैसा आएगा, और वो भी किसमें, SBI में। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए FCRA प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने से पहले एक जांच का आयोजन कर सकती है। आवेदन करने वाला व्यक्ति धार्मिक परिवर्तन के उद्देश्य से गतिविधियों में लिप्त नहीं है, यह भी सही है। अगर वह लिप्त है तो उसको यह अंशदान नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो विदेशी अंशदान प्राप्त करता है वह प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अंशदान के 20% से अधिक का उपयोग नहीं, पहले ये 50% था, लेकिन 2020 से इसको 20% कर दिया गया। तो इसमें से ये तीनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों FCRA यहां पर देखिए खबर में आया हुआ है कि यह जो विधेयक है यह NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं नॉन गवर्नमेंट यानी गैर सरकारी जो संगठन है, इनके लिए यह अच्छा नहीं है। इस समय महामारी में इस तरह के नियम, यह इस नियम को बदला जाए, सारे NGO विरोध कर रहे हैं इसका। क्योंकि दोस्तों यह विदेशी जो सहायता प्राप्त होती थी अब सारे NGO को ऊपर जांच बैठा दी गई है। तो यह आप देख सकते हैं 1976 में जो है NGOs की शुरुआत की गई थी। तो आइए देखते हैं इसमें थोड़ा सा यह क्या होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी FCRA क्या है। तो यह एक सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। इसके तहत कोई समाज सेवी संस्था NGO विदेशों से वित्तीय सहयोग लेने के लिए कार्य कर सकता है। इसके साथ ही यह अनुदान सामाजिक कार्य, राष्ट्रहित में इस्तेमाल किया जाना आवश्यक होता है। अगर वह नहीं करता है तो अगर उस सरकार को पता चल जाता है कि यह राष्ट्रहित में कार्य नहीं कर रहा है तो उस NGO की सदस्यता मान्यता को निरस्त कर सकता है। तो इसीलिए 2020 में संशोधन किया गया, लोकसभा राज्यसभा में इसे पारित किया गया और अंत में राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी। तो FCRA के लाइसेंस नवीनीकरण का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब अपने सभी पदाधिकारियों, निदेशकों के आधार पर नंबर देने होंगे। यानी अगर विदेशी नागरिक है तो उसे OCI कार्ड की प्राप्ति जरूर देना चाहिए। दूसरा यह है कि दिल्ली में स्टेट बैंक होना अनिवार्य है और अपने आसपास की किसी भी शाखा के जरिए वो खाता खोल सकता है, लेकिन इसका मेन जो है दिल्ली में होना अनिवार्य है, क्योंकि इससे पारदर्शिता आएगी। और दोस्तों जो है 20%, जैसा कि उसमें था पहले 50%, अब घटा के 20% कर दिया गया। और इस विधेयक के अंतर्गत लोक सेवकों, यानी जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड में बहुत सारे नक्सली एरियाज में ऐसा माना जा रहा है कि इन NGO का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन NGO के माध्यम से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो इस पर जो है सरकार ने लगाम लगाई है। तो ऐसे में जो है बहुत सारे सरकारी जो सरकार से भी पैसा उठा रहे हैं और NGO का भी पैसा, तो उन पर यह रोक लगा देता है यह संशोधन। और इस विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संगठन, रजिस्टर्ड कंपनी अंशदान प्राप्त करने के बाद किसी अन्य संगठन या संस्था को उस विदेशी अंशदान का ट्रांसफर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपने अंदर मतलब आपकी निजी संस्था है, आपने लिया और फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, इस तरह के बहुत सारे NGO कार्य करते हैं। तो इन सब पर यह रोक लगाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत 2012 में आया हुआ प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें, यानी बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन। तो इसमें जो है यह कह रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर यह जो है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों हैं। जबकि भितरकनिका कहाँ है, तो दोस्तों याद रखना ये उड़ीसा में है।
है। और यह जो है सुंदरवन कहाँ है, ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे पश्चिम बंगाल में है। और फिर बांदीपुर कहाँ है, ये कर्नाटक में है। और थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे मैप में, यहाँ पर ही याद रखेंगे मानस असम में है। तो ध्यान रखेंगे ये यूनेस्को की सूची में भी डाला गया है। तो मानस कहाँ है, असम में है। तो ये मानचित्र से आप देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो प्रमुख तथ्य है वह है मुख्यमंत्री के रूप में गैर विधायक ममता बनर्जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार चुन करके आई हैं। हालांकि वह अपना नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। यही कारण है कि हलचल मच गई है। यानी अब एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव हार गया है या नहीं लड़ा है, क्या वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, या ऐसा व्यक्ति जो चुनाव में हार गया जैसे ममता बनर्जी, क्या वह 6 माह तक मुख्यमंत्री बन सकती हैं? क्या वह 6 माह की अवधि के बीतने के कुछ दिन बाद फिर से 6 माह के लिए क्या मुख्यमंत्री रह सकती हैं? ये सब सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 164 में इन सवालों का आपको जवाब सीधे सीधे मिल जाएगा। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो यह राज्यपाल की सहमति तक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। और अनुच्छेद 164 का जो चौथा भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सुनिएगा। इसके अनुसार ऐसा मंत्री जो 6 माह तक विधानसभा का सदस्य नहीं बना है, वह 6 माह की अवधि बीतने के बाद पद से हट जाएगा। लेकिन दोस्तों 1971 में मामला आया था, याद रखना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सीताराम केसरी को केंद्रीय मंत्री बनाने, इसी तरह से एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री, तब वह किसी भी सदन के सदस्य सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था। तो क्या ये लोग बन सकते हैं? तो इस तरह से यह सुप्रीम कोर्ट में यह सभी चयन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हुए थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो उत्तर प्रदेश के त्रिभुवन नारायण सिंह थे, वह जो है उस मामले को सदन के, वह क्योंकि वह किसी के सदन के सदस्य नहीं थे, तो याचिकाकर्ता का कहना था कि 16 यानी अनुच्छेद 164 के भाग 1 के तहत जो व्यक्ति किसी विधायी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। उनकी यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा था कि मुख्यमंत्री भी बिना चयन के अन्य मंत्रियों की तरह 6 माह तक पद पर रह सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 164 के भाग 1 में लिखे मंत्री शब्द, यानी मंत्री शब्द में ही मुख्यमंत्री भी शामिल है। इस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान सभा की बहस का हवाला दिया और कहा कि संविधान सभा में भी यह नहीं आया था जो व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है तो उसे मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हर मामले में अनुच्छेद 164 का 4 लागू होगा, यानी 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं चुने जाने की स्थिति में वह व्यक्ति अपने पद से स्वतः ही हटा हुआ माना जाएगा। तो इस तरह से क्या गैर निर्वाचित व्यक्ति कुछ अवधि बीतने के बाद दोबारा उस पद पर मुख्यमंत्री बन सकता है? तो ऐसा नहीं, फिर अनुच्छेद 164 के 4 का हनन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में एक मामले में इस तरह से आई थी बात, तो कोर्ट ने कहा कि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर किसी व्यक्ति को बार बार 6 माह की अवधि बीतने के बाद मंत्री या अन्य मंत्री पद नहीं दिए जा सकते। यह संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 का आत्मा के खिलाफ होगा और संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 164 के 4 सामान्य नियमों के एक अपवाद की तरह से है जो एक छोटी अवधि के लिए बनाया गया है। तो इस प्रावधान का स्पष्ट निर्देश है, यदि व्यक्ति 6 माह ग्रेस अवधि के अंदर निर्वाचित होने में असफल होता है तो वह पद पर नहीं रह सकता और 6 माह की अवधि बीत जाने के कुछ दिनों के बाद, गैप के बाद फिर से अगर वह पद पर नियुक्त करना इस प्रावधान को पराजित, यानी अनुच्छेद 164 का 4 सीधे सीधे पराजित हो जाएगा। और यह कहकर कोर्ट ने पंजाब में नियुक्त किए गए मंत्री की नियुक्ति को अवैध करार कर दिया था। तो कोर्ट ने इन मामलों में यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव में परास्त हुआ व्यक्ति या जिसने चुनाव नहीं लड़ा है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधानविद एचपी शर्मा ने कहा है कि यह सवाल सिर्फ नैतिकता का है,
कि चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं, लेकिन नैतिकता पर अदालतें कोई फैसला नहीं देती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि जनता से गलती हो जाती है या चुनाव में कोई हेरफेर हो जाती है, तो 6 माह के अंदर अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत कर आती हैं, तो अनुच्छेद 164 के 4 के तहत यह तर्कसंगत होगा। नहीं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा और उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद पर धारण करेगा। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस तरह से यहां पर आज खबर में आई हुई है, ममता में है वेट फॉर हर इलेक्शन। तो यह जो है आज के द हिंदू में आया हुआ है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 5 प्रश्नों का जिक्र किया। आज पर्सनालिटी पर 2 प्रश्न थे। तो इस तरह से आप लोग पर्सनालिटी पर जरूर देखें, खासकर ऐतिहासिक पर्सनालिटी और जो करंट में चल रही हैं उनको तो देखती ही। तो इस तरह से अगर दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन, और लगातार आप इस चैनल का आनंद उठाएं और आगामी परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से कमर कस लें। धन्यवाद दोस्तों।